हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं अष्टविध शस्त्र कर्म, और जिनके बारे में मैं आपको शुरू की क्लास में जब मैंने आपको शस्त्र पढ़ाए थे तब आपको इसकी डेफिनेशन में बता चुकी थी कि अष्टविध शस्त्र कर्म में कौन कौन से शस्त्र कर्म आते हैं। तो आप सभी को डेफिनेशन याद होगी कि 8 कौन से भेद हैं शस्त्र कर्म के, या 8 कौन कौन से टाइप हैं जो शस्त्र कर्म के अंदर आते हैं। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। शस्त्रस्य कर्म शस्त्र कर्म, यानी कि जिस कर्म में शस्त्र का उपयोग किया जाए या शस्त्र का उपयोग करके जो कर्म किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शस्त्र कर्म कहते हैं। सर्जरी में आप कोई भी सर्जरी बिना किसी प्रॉपर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बिना परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी कि आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो, आपको उसमें ये तो श्योर है ही कि हर तरीके का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना पड़ेगा। फिर हमने इसके 8 भेद की बात की थी पहले, छेद्यम, भेद्यम, लेख्यम, वेद्यम, एष्यम, आहारम, विश्रावम और शिव्यम। इस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार के बताए थे। आचार्य चरक ने जो है वो 6 प्रकार के बताए थे। अष्टांग हृदय ने 12 बताए थे और अष्टांग हृदय ने 13 बताए थे और अष्टांग संग्रह ने 12 शस्त्र कर्म बताए थे। इस बारे में हमारी पहले डिटेल में बात हो चुकी है, ठीक है। आचार्य चरक के भी 6 मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पाटनम, व्यधनम, छेदनम, लेखनम, प्रोक्षणम, सीवनम, षड्विध शस्त्र कर्म। कौन कौन से नहीं माने हैं? एषण और आहारण। बस आपको याद तो मेनली ये रखना है कि आचार्य चरक ने माना कौन कौन सा नहीं है। तो एषण और आहारण उन्होंने नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि ये उन्होंने क्या मान लिया था, यंत्र का कर्म मान लिया था, ठीक है बात। इसीलिए आचार्य चरक ने कितने शस्त्र कर्म माने हैं? 6 माने हैं। आचार्य भागवत ने, अष्टांग हृदय ने 13 माने हैं, अष्टांग संग्रह ने 12 माने हैं। उसने कौन सा नहीं माना था? दहन नहीं माना था। ये सारी बात हो चुकी। अब हम मेनली जो हमारे अष्टविध शस्त्र कर्म है, जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स के अंदर, तो क्या क्या पूछा जा सकता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला कर्म आता है हमारा छेदन कर्म, ठीक है। कि हम जो छेदन कर्म कराने वाले हैं वो कौन कौन सी डिजीज के अंदर कराएंगे। तो आपको ये वाले पढ़ने हैं जो इस पेन से लिख रखा है ना, ये जो है ये वाला नहीं पढ़ना है। छेदन भेदन ये वाला नहीं पढ़ना है आपको, छेदन भेदन ये वाला पेज का पढ़ना है। तो यहाँ पे जो छेदन कर्म है, जिसको हम एक्सीजन भी कहते हैं, इसकी एक ट्रिक है। मतलब देखो, आपको यहाँ पे याद क्या रखना है इस टॉपिक में। अष्टविध शस्त्र कर्म में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि छेदन कर्म के योग्य रोग बताइए। आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे रोगों का नाम बताइए जिसमें छेदन कर्म कराते हैं, या छेदन कर्म योग्य रोगों का नाम बताइए। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि छेदन कर्म हमने कौन कौन से रोगों में कराया। ऐसा या तो आपसे 8 कर्मों का बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कोई एक कर्म का आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे सीवन कर्म है वो काफी बड़ा है, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे, वो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो छेदन कर्म हम कौन कौन से रोगों में कराएंगे, उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ASM से बनी तजवी की यूजी, जो यूजी आप लोग कर रहे हो उसी की बात कर रहे हैं। ASM से बनी तजवी की यूजी। तो ए से कौन कौन से रोगों के नाम आप यहाँ पे याद रख सकते हो। देखो, एक बार में आपको याद नहीं होगा, ये थोड़ा रटने वाला टॉपिक है और समझने वाला भी है। कि आपको पता है अर्श जो है वो उठी हुई सी संरचना है, तो जाहिर सी बात है आप उसको काट के अलग करोगे। अर्बुद में भी यही है। अस्थि में कोई शल्य है तो उसको आप काट करके अलग करोगे। अग्रुष है, अग्रुष रोग तालु का रोग है, उसमें भी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है तालु की, है ना। अर्बुद है, तालु का अर्बुद कह सकते हो इसको एक तरीके से। तो उसमें भी आप क्या करोगे, छेदन कर्म करोगे। तो ए नाम वाले कौन कौन से रोग हैं आपके पास? अर्श है, अर्बुद है, अस्थि शल्य है, अग्रुष है। इन रोगों में आपको छेदन कर्म करना है। फिर आता है एस, ए हो गया हमारा। अब एस जितनी भी देखो आपको अर्श और ग्रंथि से रिलेटेड जो भी संरचना दिखेंगी ना, अर्श है, ग्रंथि है, अर्बुद है, या मांस वाली जो भी संरचना आपको दिखेगी जहाँ पे मांस है, उन सारी संरचनाओं के अंदर आपको छेदन कर्म कराना है। ये तो बात आप खुद भी समझते हो कि जितने भी जो है मांस वाले स्ट्रक्चर है वहां आप छेदन कर्म ही करवाओगे। तो जैसे देखो, श्लेष्मिक ग्रंथि, ये भी मांसज विकार की एक तरीके का। स्नायु शिरा में कोत हो जाए, अगर कहीं पे गैंग्रीन बन रहा है, कोत बन रहा है, तो आपको उस पार्ट को काट के अलग करना ही पड़ेगा।
शतपौनक नाम का एक भगंदर होता है, आप पढ़ोगे सर्जरी में आगे आएगा आपका भगंदर डिटेल में, तो वहाँ पे शतपौनक क्या होता है, एक भगंदर का प्रकार है। इसमें भी क्या होती है, ग्रोथ होती है, फिस्टुला है ये एक तरीके का, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सीजन करना पड़ेगा। फिर एम से कौन कौन से आते हैं, अब मांस वाले सारे स्ट्रक्चर जितना भी आपको याद आए, चाहे वो मांस पोथ हो, अधिमांस हो, मांस कंदी हो, मांस संगात हो, उन सारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, छेदन कर्म करना पड़ेगा। तो एएसएम हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने ए वाले देख लिए, एस वाले देख लिए, एम वाला देख लिया। अब हम देख रहे हैं एएसएम से बनी में बी से क्या है, भगंदर में यहाँ पर शतपौनक अलग से लिख दिया, लेकिन आप कंप्लीट भगंदर में लिख सकते हो कि भगंदर में आपको कौन सा कर्म कराना है, छेदन कर्म कराना है। फिर टी से क्या आया, फिर एन से क्या आया, नाड़ी व्रण, बनी पढ़ रहे ना, एन से क्या आया, नाड़ी व्रण, ठीक है। फिर आई से कुछ नहीं है, टी से क्या आएगा, तिल कालक, जे से क्या आएगा, जतुमणि, फिर वी आई से कुछ नहीं है, फिर यू से क्या आएगा, उपदंश, और जी से क्या आएगा, गल शुंडिका, ठीक है। और भी बहुत रोग हैं, ऐसे नहीं है कि इतने में ही छेदन कर्म खत्म हो गया, बहुत सारे रोग हैं जिनमें अभी आप छेदन कर्म करा सकते हो, लेकिन इनके बारे में आपको याद रखना है, और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी को इंटरेस्ट है तो आप सुश्रुत सूत्र उठा के वहां से ये शस्त्र कर्म वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वहां पे दे रखा है। लेकिन अगर आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो ये ट्रिक वाइज आई थिंक सफिशिएंट है, और ऐसे ही आप याद रख पाओगे, वरना भूल जाओगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव तो पेपर देना नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो वहाँ आपको लिखने के लिए मटेरियल याद होना चाहिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, कि एएसएम से बनी जो है तजवी की यूजी, तो यू से उपदंश हो गया, जी से गलसुंडिका हो गया, और बाकी हमने पढ़ लिए। फिर आता है भेदन कर्म। भेदन कर्म में इंसिजन, भेदन कर्म का मतलब क्या है कि आप इंसिजन किस किस रोगों के अंदर लगाओगे, या कौन कौन से रोग हैं उनमें आपको भेदन कर्म कराना है। तो सुनिएगा, AKV7 गन उस एसपी को T2DM2 जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है ना, उसको लेके ट्रिक है। AKV7 गन से उस एसपी को T2DM2 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस 2 ऐसे करके। तो ए से इसमें क्या आएगा, अब देखो दोनों में ए है, लेकिन आपस में दोनों का ए मिक्स मत करना, हमेशा ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, चाहे कोई स्ट्रक्चर मासज हो, अर्बुद हो, अर्श हो, हमेशा उसका क्या जाएगा, छेदन कर्म जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इन्हीं पार्ट को हम काट के अलग कर सकते हैं। अब हमें इंसिजन कौन से रोगों में देना है, अवमंथ हो गया, अनुशयी हो गया, अलर्जी हो गया, अश्मरी हो गया, जो ईएनटी के मेनली विकार होंगे उनके अंदर आपको जो है भेदन कर्म करना होगा। ईएनटी में आप पढ़ लोगे, है ना। अश्मरी को भी देखते हैं, तो पहले हम वहाँ पे अश्मरी का आहरण करने के लिए पहले हम वहाँ पे इंसिजन लगाएंगे, तभी तो हम अश्मरी को बाहर निकालेंगे। या फिर ऐसे होगा कि जैसे ब्लैडर में अश्मरी है तो पूरा ब्लैडर काट के फेंक दो, ऐसा थोड़ी होता है। पहले आप उस पार्ट में इंसिजन लगाओगे, फिर अश्मरी को देखोगे, और फिर उसका एक्सट्रैक्शन करोगे, उसका आहरण करोगे। तो अश्मरी में आपको कौन सा कर्म कराना है, भेदन कर्म कराना है। कैसे आ जाता है, कुंभिका रोग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है V7 से यानी कि 7 बार V वाले रोग आएंगे। कौन से आएंगे, विसर्प है, विद्रधि है, वृद्धि रोग है, विदारिका है, व्रणशोफ है, व्रंध है, वस्ति रोग है। ज्यादातर जो ईएनटी के रोग हैं वो इसके अंदर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको विसर्प, विद्रधि और वस्ति रोगों में याद रखना है, विदारिका में याद रखना है कि आप कौन सा कर्म कराते हो। देखो कई सारे तो इसमें से क्षुद्र रोग है, जैसे विदारिका है, अनुशयी है, अवमंथ है, ये सारे क्या क्षुद्र रोग हैं। आपके सिलेबस में टॉपिक है, आएगा तब बात करेंगे इनकी। ये क्षुद्र रोग है, इन क्षुद्र रोगों में भी ज्यादातर आपको कौन सा कर्म कराना होता है, भेदन कर्म कराना होता है। फिर उसके तो ये V7 याद रखिएगा। V7 में कौन कौन से वी आगे, विद्रधि, वृद्धि, विसर्प, विदारिका, व्रणशोफ, व्रंध और वस्ति रोग। एक बार में याद नहीं होंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो ट्रिक याद करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ही आपकी कमांड जो है ट्रिक पे बैठ जाएगी, हो सकता है आपको ये ट्रिक थोड़ी अटपटी लगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी ट्रिक सेट कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो आपको मैंने पढ़ा है वही आपको पढ़ना है। अगर ये टॉपिक आपका पहले से ही अच्छा पढ़ा हुआ है, प्रिपेयर है, तो आप अपना अपने अकॉर्डिंग ही रखिएगा।
ये पढ़ के भले ही कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है ये टॉपिक तो आई थिंक ये बेटर तरीका है उसको पढ़ने का और एग्जाम तक याद रखने का, ठीक है। फिर हम गन की बात करते हैं। गन में ग से कौन कौन से रोग आएंगे? ग्रंथि ग्रहणी, ग्रंथि ग्रहणी। और न से कौन सा आएगा? नाड़ी व्रण। तो नाड़ी व्रण के बारे में याद रखना है कि नाड़ी व्रण में हमने छेदन भी कराया, नाड़ी व्रण में हमने भेदन भी कराया, और अभी एक और रोग आएगा ऐषण, एक और कर्म आएगा ऐषण, वो भी हम नाड़ी व्रण के अंदर कराएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ? गन से उस एसपी, एसपी से एस से क्या कौन कौन से रोग आएंगे? क्षुद्र रोग और स्तन रोग। इन रोगों में भी आपको क्या, स्तन रोगों में भी हम क्या करते हैं? इंसिजन लगा के, अगर उसमें शोफ हो जाता है तो स्तन लगा, वो इंसिजन लगा के पस को बाहर निकालते हैं। क्षुद्र रोगों में भी यही आता है। मैंने अभी आपको बोला था कि मोस्टली क्षुद्र रोगों के अंदर हम भेदन कर्म करवाते हैं। अब क्षुद्र रोग क्या है आपके लिए थोड़ी नई बात है, वो हम टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। पी से कौन कौन से आएंगे? प्रमेय, पीड़िका और पुष्करिका। ये भी कि पुष्करिका भी क्या है? एक प्रकार का जो है क्षुद्र रोग है। और प्रमेय, पीड़िका, इनमें भी आपको क्या करवाना है? भेदन कर्म कराना है। फिर एसपी हो गया। अब आता है T2, यानी कि 2 टी आएंगे, एक तो तुंडी केरी और एक तालु पुप्पुट। दोनों ही तालु के विकार है, ठीक है। इनके अंदर क्या है? तुंडी केरी, तालु पुप्पुट, दोनों में ही क्या करवाएंगे? हम भेदन कर्म करवाएंगे। फिर उसके बाद आता है डी फॉर दंत पुप्पुट। इस रोग में भी हमें क्या करवाना है? भेदन कर्म करवाना है। फिर आता है M2, M2 में आता है मुख, पाक और मेदो रोग। इन दोनों रोगों में भी आपको क्या कर्म करवाना पड़ेगा? भेदन कर्म कराना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ी टिक भी इसकी थोड़ी अटपटी सी है, याद रखिएगा। V7 में कौन सा आ रहा है? गन से कौन कौन से बन रहे हैं? SP में क्या आया? M2 में, T2 में क्या आया? ये आपको अलग अलग दोनों याद रखने हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट कर्म है, वो है लेखन। लेखन कर्म आप यहाँ से ये देखो, जो ब्लू पेन ऐसे वाले स्काई ब्लू का जो निशान है ना, आपको ये वाले पढ़ने हैं। लेखन कर्म में आता है स्क्रैपिंग वाले रोग। स्क्रैपिंग वाले में आप कैसे याद रख सकते हो इसको? इसकी क्या ट्रिक है लेखन कर्म की? मंडल मास की क्लास में, मंडल मास की क्लास से क्लास याद रखिएगा, जो ये वाला क्लास, ठीक है। मंडल मास की क्लास में वर्म रोहिणी ने जिव्या और दंत से ग्रंथि ठीक की। क्या है? वापस रिपीट कर रही हूँ। मंडल मास की क्लास में वर्म रोहिणी ने जिव्या और दंत से ग्रंथि ठीक की। किसी और के ग्रंथि हो रखी थी तो रोहिणी ने अपनी जिव्या और दांत से उसकी ग्रंथि ठीक की। तो देखिए कौन कौन से रोग आएंगे जिनमें आप लेखन कर्म करवा सकते हो। मंडल है, कहीं मंडल बना हुआ है, ऐसे सर्कुलर पैच है, तो इसको आप काट कर अलग करने की बजाय इसको ऐसे स्क्रैप करके, इसको खुरच कर ही तो बाहर निकालोगे, ठीक है। मांसकंदी में आपने दोनों कर्म करवाए हैं। मांसकंदी में छेदन भी करवाया है और लेखन भी करवा सकते हैं। मांस वृद्धि में भी छेदन और लेखन दोनों कर्म करवा सकते हैं। तो मंडल से मंडल हो गया, मांस से मांसकंदी, मांस वृद्धि हो गई, किलास से किलास हो गया, वर्म से वर्त्म, जितने भी वर्त्म रोग हैं पढ़ोगे आप, 21 होते हैं वर्त्म रोग। तो मोस्टली वर्त्म रोगों में कौन सा कर्म करवाते हैं हम? लेखन कर्म करवाते हैं। आप देख लोगे खुद ही, अगर आपने पढ़ भी लिया होगा तो भी आपको पता होगा, पोथ की लगन ये सारे आते हैं उसके अंदर, तो उनमें भी आप, या वर्त्म अर्बुद हो गया और भी कई सारे, शर्करा अर्बुद है, उनमें आप क्या करवाते हो? लेखन कर्म कराते हो। फिर आती है रोहिणी। लेकिन रोहिणी के लिए आपको याद रखना है कौन कौन सी रोहिणी है जिनका लेखन कर्म आप करवाओगे? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज रोहिणी का लेखन कर्म नहीं कराते हैं। सन्निपातज रोहिणी कैसी होती है? असाध्य होती है, तो उसकी हम चिकित्सा करते ही नहीं हैं। तो लेखन कर्म में 4 रोहिणी आती हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। फिर आते हैं जिव्या के रोग। जिव्या के रोग यानी कि जो जिव्या के नीचे हो रहे हैं और जिव्या के ऊपर हो रहे हैं, अधिजिव्या और अधोजिव्या करके जो जिव्या के विकार होते हैं, उनमें भी आप कौन सा कर्म करवाओगे? लेखन कर्म करवाओगे। दंत रोग है, अर्श है और ग्रंथि है। तो देखिए याद रखिएगा कौन कौन से रोग हैं जिनमें कॉमनली आप छेदन और लेखन दोनों कर्म करवा रहे हो। तो देखिए वापस से ट्रिक इसकी रिपीट करती हूँ मैं। मंडल मास की क्लास में वर्म रोहिणी ने जिव्या और दंत से ग्रंथि ठीक की।
तो मंडन से मंडल हो गया, मास से मांसकंदी मांस वृद्धि, क्लास से क्लास, वर्म से वर्त्म रोग हो गया, रोहिणी से 4 प्रकार की रोहिणी हो गई, जिव्या से जिव्या के रोग, दंत से दंत रोग, और ग्रंथि और अर्श थोड़ा एक अलग से आप याद रख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप देखिए कुष्ठ भी याद रख सकते हो, क्योंकि कुष्ठ में भी आप पढ़ोगे, केसी में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब आप याद रख सकते हो कि कुष्ठ में भी हम कौन सा कर्म कराते हैं, लेखन कर्म कराते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वेधन कर्म। वेधन पंक्चरिंग आप उस चीज में करोगे जहां अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, जहां लिक्विड मटेरियल होगा, हमेशा पंक्चरिंग उस जगह की जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको पानी से भरा हुआ एक बलून दे दिया जाए और आपके पास एक छोटी सी नेडल हो, तो अगर नेडल से आप बलून को जो है पंक्चर करते हो, तो वही क्या आपका वेधन कर्म है। जो पानी से भरा हुआ बलून है उस पे आप सुई चुभोते हो, तो वो कौन सा कर्म हो गया, वेधन। उसको हम क्या कहते हैं, पंक्चरिंग। अब ये किस में करवाते हैं, पंक्चरिंग आपको किस में करनी पड़ेगी, जैसे कोई शिरा है उसके अंदर कोई विकृति है, तो शिराओं का हमेशा शिरा वेधन पढ़ते हो ना आप, क्या पढ़ते हो, रक्त को बाहर निकालने के लिए शिरा वेधन, तो ये वही वाला वेधन कर्म है, पढ़ते हैं कि नहीं अपन। तो ये वही वेधन है। तो विकृत शिराओं का क्या किया जाता है, वेधन किया जाता है। मूत्र वृद्धि में फ्लूइड अंदर मूत्र भरा हुआ है, वहां भी आपको वेधन कर्म करना पड़ेगा। दकोदर या जलोदर में भी हम वेधन कर्म के द्वारा उस जल को बाहर निकालते हैं। फिर आता है एषण, जिसको आप प्रोबिंग भी कहते हो। अब एषण या प्रोबिंग का मतलब क्या है कि आपको रास्ता पता लगाना है, कौन से रास्ते से जाकर विकृति हो रही है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि नाड़ी व्रण के लिए आप याद रखना, तो छेदन, भेदन, एषण तीनों कर्म किए जाते हैं किसमें, नाड़ी व्रण में। या जो शल्य युक्त व्रण है, तो शल्य युक्त व्रण में आपको ये पता लगाना है कि शल्य किस रास्ते से होके गया और शल्य कौन सी जगह है, तो वहां भी आपको एषण कर्म या प्रोबिंग करनी पड़ेगी। और उन्मार्गी व्रण में, तो ये तो 3 है, इनकी ट्रिक याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, वेदन की और एषण की। फिर बात करते हैं हम आहरण की या एक्सट्रक्शन की। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है मास, ठीक है। तो मास में एम से जितना भी मल वाला पार्ट होता है, जो स्पेशली जो आपकी ग्रंथ इंद्रियों वाला जो मल होता है, इंद्रियों के अधिष्ठानों वाला जो मल होता है, जैसे दांतों का मल हो गया या कर्ण का मल हो गया, है ना, और एम से मूढ़ गर्भ हो गया, और नॉर्मली जो पुरीश होता है, इनको अगर ये शरीर में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो इनका आहरण करके, इनका एक्सट्रैक्ट करके इनको बाहर निकाला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कान में गूंथ पड़ जाती है, कर्ण गूंथ रोग हो जाता है, तो वहां भी हम ईयर वैक्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। दांतों में कई बार जो है मैल की परत जमा हो जाती है, उसको निकालने के लिए भी एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। मूढ़ गर्भ, गर्भ की अंदर मृत्यु हो गई है, उसको निकालने के लिए भी हम आहरण कर्म द्वारा मृत गर्भ को बाहर निकालते हैं। या किसी को सीवियर विबंध हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसको भी आहरण कर्म के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। फिर आता है अश्मरी। अश्मरी में मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अश्मरी को बाहर निकालने के लिए पहले तो आपको इंसिजन लगाना पड़ेगा वहां। फिर आपको अश्मरी दिख गई है, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी यंत्र शल्य की सहायता से पकड़ करके, यंत्र और शस्त्र की सहायता से पकड़ करके अश्मरी को आप बाहर कर सकते हो। शल्य है शरीर के अंदर, आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको छोड़ थोड़ी दोगे, उसको भी बाहर निकालोगे। तो बाहर निकालना ही क्या होता है, आहरण या एक्सट्रैक्शन। जितनी भी शर्कराएं होती है शरीर में, चाहे वो दंत शर्करा हो जाए, मूत्र शर्करा, अश्मरी हो गई, पाद शर्करा, इनको भी निकालने के लिए कौन सा कर्म किया जाता है, आहरण या एक्सट्रैक्शन कर्म किया जाएगा। फिर आता है विश्रावण कर्म। विश्रावण कर्म में क्या याद रखना है ट्रिक, सीता के स्तन में ग्रंथि व अर्बुद हुआ, तो सीता से शीताद और श्लीपद, ठीक है, स्तन ग्रंथि और स्तन अर्बुद, ये इनमें तो आपको विश्रावण ड्रेनेज कराना ही है। विश्रावण या ड्रेनेज आप कौन सी जगह कराओगे, जहाँ पे पस बनेगी, क्योंकि पस बनेगी तो पस को आपको एक टाइम बाद ड्रेन करना ही पड़ेगा, ड्रेन आउट करना पड़ेगा, शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना वो रोग बढ़ता जाएगा। तो स्तन ग्रंथि हो, स्तन अर्बुद हो, श्लीपद हो, शीताद हो, इनमें पस का फॉर्मेशन होगा। इनके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके रोगों में जो पस बनती है उसका ड्रेनेज कराओ। एक तो ये करवा, एक तो ये ट्रिक है। दूसरा है ससुर के दंत से औष्ठ कटने पर उपदंश विशुर हुआ, तो ससुर से शौशिर याद रखना है, दंत से दंत पुप्पुट और कृमि दंत याद रखना है, औष्ठ रोग है,
तालु कंटक है, कटने से तालु कंटक याद रखना है, उपदंश और उपकुश याद रखना है, विसर्प और विदारिका याद रखना है। विसर्प में और विदारिका में हमने जो भेदन था, इंसिजन कर्म भी था, ये भी कराया था, ये भी बात आप याद रखिएगा। तो विश्रावण या ड्रेनेज की 2 ट्रिक तो ये हो गई। फिर आती है एक और ट्रिक है, ये थोड़ा बड़ा है, एसवी की पाली में शोथ। एसवी यानी कि क्षुद्र रोगों में, अब याद रखना है, क्षुद्र रोगों में हम भेदन और विश्रावण दोनों कर्म करवाते हैं। कौन कौन से? भेदन और विश्रावण दोनों कर्म किसके अंदर करवाए जाते हैं? क्षुद्र रोगों में करवाए जाते हैं। वी से आपको विद्रदी और वेदना युक्त वायु, अगर शरीर में विद्रदी है उसका भी आपको विश्रावण कराना पड़ेगा। वेदना युक्त वायु कहीं इकट्ठी हो रखी है उसका भी आपको विश्रावण ड्रेनेज कराना पड़ेगा। कुष्ठ रोग में जो है लेखन और विश्रावण दोनों कर्म करवाते हैं। कर्णपाली के रोग पढ़ाऊंगी मैं आपको ईएनटी में आगे। तो कर्णपाली के रोगों में भी कौन सा कर्म कराया जाता है? विश्रावण कर्म कराया जाता है। तो ये जो कुछ रोग है विश्रावण के, इनकी अलग अलग ट्रिक है, उसी अकॉर्डिंग आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मेनली जो आपके 7 कर्म होते हैं वो तो कंप्लीट होते हैं। फिर आता है सीवन कर्म। सीवन कर्म आपसे एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है 5 मार्क्स में, आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों के अकॉर्डिंग। सूचरिंग और सीवन दोनों को डिफाइन कीजिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीवन कर्म आप करवाओगे किसमें। तो MSC ट्रिक याद रखनी है। जितने भी मेदोजन्य व्रण हैं, जितने भी जहाँ पे पस भरा हुआ है, मेद भरा हुआ है, उन व्रणों के अंदर सध्यो व्रण में हाल ही में चोट लगी है, और जो चल संधि के आश्रित हैं, जिनमें मूवमेंट करने से व्रण की आकृति आकार बढ़ता जाता है या विकृति बढ़ती जाए, तो वहां आपको सीवन कर्म कराना ही कराना है। तो MSC ट्रिक याद रखिएगा। मेदोजन्य व्रण, सध्यो व्रण और चल संधि आश्रित जो व्रण है उनमें हम सीवन कर्म कराएंगे। और क्या है, जैसे ही आपने स्क्रैपिंग कराई किसी जगह की, लेखन कर्म कराया, तो लेखन कर्म कराने के बाद भी उस पर्टिकुलर पार्ट का आपको सीवन कर्म कराना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या है, मेदजन्य जो भी रोग हैं जिनमें भेदन हो गया हो, यानी कि इंसिजन, अब कहीं आप सर्जरी कर रहे हो, मान लो कहीं आपने इंसिजन लगाया, तो उस एरिया को की सूचरिंग करते हैं ना अपन, तो जिसमें भेदन करा हो, आपने इंसिजन लगाया, इंसिजन लगा के शल्य अश्मरी जो भी थी बाहर निकाल दिया, फिर सूचरिंग तो करोगे कि ऐसा ही खुला छोड़ दोगे उस पार्ट को? तो भेदन कर दिया है आपने, इंसिजन करके जो भी शल्य अश्मरी थी उसको बाहर निकाल दिया, उसके बाद आप क्या करोगे? सीवन कर्म करोगे। जिनका भली भांति लेखन हो गया है, यानी कि आप कहीं भी कोई किसी भी तरीके का कट लगाओगे, स्क्रैपिंग करोगे, कुछ भी करोगे, या पहले से ही कोई कट लग चुका है, व्रण बना हुआ है और उस व्रण की कवरिंग जरूरी है, तो आपको वहां सीवन कर्म करना पड़ेगा। तो जिन रोगों में भली भांति लेखन कर्म हो गया हो, चल संधि के आश्रय कर उत्पन्न होने वाले जो भी सध्यो व्रण हो, जिनमें धूल से, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने का खतरा होता हो कि इनमें कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उनको आप पहले ही बंद कर दीजिए। लेकिन अगर कोई व्रण इन्फेक्टेड है, जैसे मान लीजिए जो है रेबीज है, रेबीज में कुत्ते ने काट लिया और वहाँ पे वुंड बन गया, तो वहाँ आपको कभी भी सूचरिंग नहीं करनी होती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कैसे? कि जो वुंड अगर धूल या बैक्टीरिया आदि से इन्फेक्टेड है, अगर आपको पता है कि ये इन्फेक्टेड है, किसी जानवर ने काट लिया था, बंदर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, किसी ने काट लिया, तो वहाँ आपको उस वुंड के अंदर कभी भी सूचरिंग नहीं करानी होती है, क्योंकि आपने अगर बंद कर दिया तो इन्फेक्शन हमेशा हमेशा के लिए ब्लड में चला जाएगा और पर्सन जो है और ज़्यादा जो है उसका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा या उस रोग से पर्टिकुलर वो पीड़ित हो जाएगा। तो हमेशा वहाँ पे वुंड को ओपन रखना होता है, उसकी जो है सूचरिंग या कवरिंग नहीं करनी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी सध्यो व्रण है वो धूल और जीवाणु से दूषित नहीं होने चाहिए, तभी आप उनके अंदर क्या करोगे? सीवन कर्म करोगे। तो ये तो बात थी कि आपको सीवन कर्म करना किसमें है। अब हम बात करते हैं इसकी विधि की। तो जिस भी पर्टिकुलर एरिया पे आपको सीवन कर्म करवाना है, उस स्थान को आपको अच्छी तरीके से क्या कर लेना है? स्टरलाइज कर लीजिए। वहाँ पे आपको सेवलॉन और इन सब का यूज करना है। तो सीवन कर्म से पूर्व सीवन स्थान का अच्छी प्रकार से संशोधन यानी कि शुद्धि कर लेनी है। कुल मिला के वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए किसी तरह का। अगर जो वुंड है उसके अंदर धूल है, केश है, नख है आदि वस्तु और हिलती हुई अस्थि हो, तो उसको बाहर निकाल दो। ऐसा नहीं है कि इनको चलो आप अंदर ही रखो और मैं बाहर से सिल देता हूँ, ऐसा नहीं।
जो भी मटेरियल अंदर पड़ा है, इन्फेक्टेड मटेरियल या जो भी आउटसाइड, जैसे चोट लगी, गिर गया, गिरने पे उसके वुंड बना, वुंड बनने से वुंड के अंदर आसपास कचरा पड़ा था, धूल पड़ी थी, बाल वाल चिपक गए, नाखून लग गए, या और कोई अंदर बोन ही टूट गई, वो बोन हिलती अगर आपको दिख रही है तो अंदर ही नहीं छोड़ना, उनको आपको पहले क्या करना है, बाहर निकालना है। अगर आपने बाहर नहीं निकाला इन चीज़ों को, ये धूल-वूल इनको बाहर नहीं निकाला, तो ये व्रण को क्या कर देंगे, पका देंगे और आगे जाके उसमें तीव्र वेदना उत्पन्न करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि सूचरिंग करते टाइम या सीवन करते टाइम आपको क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। अब जब भी आप सीवन करोगे तो आपको क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सूचरिंग करोगे तो क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमारे पास सूचरिंग करने के लिए सुई होनी चाहिए, यानी कि सूची होनी चाहिए, और सिलने के लिए हमारे पास धागा होना चाहिए। कोई भी कपड़ा फट जाता है, उसको सिलने के लिए 2 चीज़ें ही तो मस्ट हैं, एक तो सुई और एक धागा। वही यहाँ पे तो सूत्र क्या करेगा, जो धागा होता है वो क्या काम करता है, व्रण को उसके स्थान से उठा कर के जो स्थित किनारे हैं, धागे से कैसे सिलोगे, जैसे कोई वुंड बना, मान लीजिए इतनी डिस्टेंस पे आया, यहाँ पे घाव बन गया और ये स्किन के किनारे हैं, तो आप इन दोनों को नज़दीक लाओगे और फिर इनको धागे से यूँ सिल दोगे, ऐसे ही तो सिलोगे। तो व्रण को आपको क्या करना है, कैसे सूचरिंग करनी है, जो व्रण है उसके दोनों किनारों को उठा करके उनको आस-पास मिला करके पतले धागे से, या तो आपके पास पतला धागा हो, धागा नहीं है तो अश्मंतक वृक्ष की वल्कल से या क्षौम सूत्र से या घोड़े के बाल से या गिलोय की लता के तंतु से धीरे-धीरे सीवन कर्म कर सकते हो। अब जैसे आजकल अपने पास हर चीज़ इज़िली अवेलेबल हो जाती है, वैसा पहले नहीं हुआ करती थी। आचार्य सुश्रुत के पास इतने ज़्यादा सोर्स नहीं थे, तो उनको अगर सूक्ष्म धागा मिल गया तो वो उससे सीवन कर्म कर देते थे। अगर वो नहीं मिला तो अश्मंतक की वल्कल ली, क्षौम सूत्र लिया, घोड़े का बाल ले लिया या गिलोय की लता के तंतु से धीरे-धीरे सीवन कर्म कर दिया जाता था। तो ये सारे जो हैं धागे का काम करते थे, सूचर का काम करते थे और इज़िली जो है वुंड का सीवन कर्म या सूचरिंग होता था। ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं सीवन के प्रकार। 4 प्रकार के सीवन कर्म होते हैं। इन तरीकों से आप सूचरिंग या सीवन कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, सीवन कितने प्रकार का होता है या सीवन की कितनी विधियाँ होती हैं, तो 4 विधि होती हैं। केवल नाम याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। सुन लेना ध्यान से, 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर अष्टविध शस्त्र क्रम से कोई क्वेश्चन नहीं उठा तो यहाँ से ज़रूर उठेगा। तो 4 प्रकार के कौन-कौन से सीवन कर्म होते हैं? पहला होता है वेल्ली तक, जिसमें सूचर जो होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं बिना किसी गैप के। गोफर्णिका, जिसमें मैट्रस सूचर होता है। इनका जो ये नाम है ना, इसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब से या गूगल से इनका टाइप ज़रूर देखोगे, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है, कि किस तरीके से सूचरिंग की गई है। ज़रूर देखिएगा, इनका डायग्राम देखिएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक के अंदर भी दिए हुए होंगे, और अगर बुक नहीं है तो आप गूगल फोटोज से जाके ये फोटोज जरूर देखिएगा। गोफर्णिका में यानी कि मैट्रस सूचर में किस तरीके की सूचरिंग बाहर से दिखाई देती है। तुन्न सेवनी को हम सब क्यूटिकुलर सूचरिंग कहते हैं, और रिजु ग्रंथि जिसको इंटरप्टेड सूचर कहते हैं, रिजु ग्रंथि इस तरीके का होगा। तो ये आपको थोड़ा सा डायग्राम देख लोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, लेकिन आपको इनके आयुर्वेदिक नाम जैसे कि ये वाले वेल्ली तक, गोफर्णिका, तुन्न सेवनी, रिजु ग्रंथि, ये अच्छे से याद रखना है। फिर है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट सूची कर्म के व्यापद। जब भी आप सीवन कर्म करते हो या फिर सूचरिंग करते हो तो क्या क्या व्यापद होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने जो वुंड है उसके किनारों को अच्छे से नहीं उठाया, ठीक है, वो दूर दूर है, और जैसे यहाँ पे इतना वुंड है, आप नजदीक भी नहीं लेके आए और यहाँ से खींचते हुए आपने जबरदस्ती इसको धागे से सिल दिया, तो अगर ये दूर रहा, इसके किनारे दूर रहे, तो क्या होगा, इसमें तनाव ज्यादा होगा। तनाव ज्यादा होगा तो क्या होगा, पेन ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या है, सूची कर्म ना ज्यादा दूर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ज्यादा दूर किया तो तनाव ज्यादा होगा, तनाव ज्यादा होगा तो पीड़ा ज्यादा होगी। फिर आता है ना अति समीप, ज्यादा समीप भी नहीं करना चाहिए कि आपने इन दोनों को ओवरलैप कर दिया। जैसे ये 2 किनारे थे और इनको उठा करके आपने ऐसे एकदम ओवरलैपिंग कर दी इनकी, तो अधिक ज्यादा समीप भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ज़्यादा समीप हुआ तो व्रण के जो ओष्ठ है, व्रण के जो किनारे हैं वो टूट सकते हैं। तो सूची कर्म के 2 व्यापद होते हैं, ना अति दूर ना अति समीप। दोनों से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या-क्या विकृति देखने को मिलेगी कि ना अति दूर हुआ तो तनाव ज़्यादा होगा, ना अति समीप हुआ तो किनारे टूटने का डर रहेगा। फिर आता है, ये तो थे सूची कर्म के व्यापद। फिर आता है शस्त्र कर्म के व्यापद। शस्त्र कर्म के 4 व्यापद होते हैं। जो हमने अष्टविध शस्त्र कर्म पढ़े हैं उसके 4 व्यापद होते हैं, और जो कि जो है सर्जन के द्वारा किए जा सकते हैं कि या तो जितनी ज़रूरत थी उतना जो है उसका एक्सीजन नहीं किया गया, उसी के जैसे अर्श है या ग्रंथि है, उसका हीन छेदन कर दिया कि आधी ग्रंथि निकाल दी, आधी शरीर में ही लगी है, तो वापस से उसमें ग्रोथ हो जाएगी, तो ये क्या है, व्यापद ही है। यानी कि हीन छेदन किया गया, या अतिछेदन, ग्रंथि के साथ साथ आसपास के टिश्यू सेल्स को भी बाहर निकाल दिया काट के, यह अतिछेदन हो गया। तिर्यक छेदन, इस तरीके से छेदन किया कि वहां पे प्रेजेंट नर्व हैं, वेन है, उनको डैमेज कर दिया तिर्यक छेदन से। या फिर जो है सर्जरी तो पेशेंट की कर रहा था लेकिन पता चला कट अपने भी लगा लिया, तो अपने खुद के शरीर पर भी छेदन करना भी क्या आता है, शस्त्र कर्म व्यापद के अंदर आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। शस्त्र कर्म के कितने व्यापद होते हैं, 4। सूची कर्म के कितने व्यापद होते हैं, 2। शस्त्र कर्म के व्यापद में हीन छेदन, अतिछेदन, तिर्यक छेदन और आत्मछेदन, इसको बोलते हम आत्मछेदन। ये आ गया ना, छेदना आत्मना, खुद के शरीर पर सर्जन ने अगर कट लगा लिया, वो भी क्या है, शस्त्र कर्म का व्यापद है। तो ये जो था पूरा आयुर्वेद वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है। उसके बाद हम मॉडर्न का पढ़ेंगे, C1 कर्म डिटेल में, सूचरिंग।